दोस्तों 10 फरवरी को आपका कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 26 होने वाला है। इसलिए दोस्तों लगातार हम इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और हमने इंग्लिश की टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको तैयार करने में। ओके, इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपके जो अदर टॉपिक रहेंगे जैसे पोस्टर, नोटिस, लेटर, एडवर्टाइजमेंट, इसके साथ ही डू इट डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, तो हम सब क्या है अनसीन पैसेज बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर में इस वीडियो में दोस्तों हम आपकी फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन के आपके सभी अध्यायों के इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। पोएट्री में दोस्तों हम बात करते हैं तो पोएट्री में दोस्तों आपके क्या है 5 चैप्टर है, 5 लेसन है, तो पांचों लेसन के इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको फ्लेमिंगो पोर्ट्स के जो आपके 8 लेसन है, 8 लेसन के इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आ चुके हैं फ्लेमिंगो पोर्ट्स की, तो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। और पोएट्री में दोस्तों आप बात करें, पोएट्री वाले सेक्शन को कवर करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। ओवरऑल मैं आपको 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न बताने वाला हूँ, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो फ्लेमिंगो की पोएट्री सेक्शन आपके क्वेश्चन आंसर आपके है कंप्लीट हो जाएंगे। और हर चैप्टर से ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, जो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही भी कवर हैं, तो आपकी क्या है प्रीवियस ईयर पेपर की भी क्वेश्चन आंसर की तैयारी होती जाएगी। ओके, और जो आ सकते हैं उनको भी मैंने यहाँ कवर किया है। तो पहला दोस्तों हमारा लेसन है माई मदर एट 66। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अच्छे दैट द पोएट फील्स। इस कविता में किस दुख दर्द की बात हो रही है, ओके, जो हमें क्या है कावित्री हमें बताती है। तो द पोएट लुक्स एट हर मदर, सी हैज़ ग्रोन वीक एंड ओल्ड। जब कावित्री अपनी माता जी को देखती है तो वो क्या है सी हैज़ ग्रोन वीक एंड ओल्ड, तो उनकी जो माता जी है बहुत ज़्यादा क्या है बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी हैं। इट अपीयर्स सी विल नॉट लीव लॉन्ग। अब ऐसा लगता है कि वो क्या है इस दुनिया में ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी। द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून। तो जो कावित्री के मन में क्या दुख है कि अपनी माता को क्या है अब जल्द ही खोने का जो दुख है, वो इस दुख की है इस कविता में बात होती है। नेक्स्ट है, ये सभी आपके शॉर्ट टाइप है, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसका जो आंसर देखकर समझ जाएंगे कि शॉर्ट टाइप है कि लॉन्ग टाइप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्लिटिंग। ये एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका, 25 में आ चुका, कम चांस है। पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकिन अभी तक नहीं आया, तो ये आपका आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बहुत हाई चांस है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून। तो इसे भी अभी आगे समझाऊंगा, पहले इसे समझ लीजिए सेकंड वाले को, कि इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो यंग ट्रीज हैं, ओके, नए नए पेड़ हैं, उन्हें क्या झूमते हुए बताया जा रहा है, कविता में क्या झूमते हुए बताया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, तो कि झूमते हुए क्यों बताया जा रहा है। तो द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय कार, जब कावित्री अपनी कार से क्या यात्रा करती है। द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपीयर्ड टू फास्ट। अपीयर यानी होता है प्रतीत होना, तो जो ये यंग ट्रीज हैं ऐसे लगते हैं कि रोड में क्या है बहुत तेज़ी से क्या है दौड़ लगा रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब आपकी कार या बस से आप जाते हैं और आप बाहर की ओर देखते हैं, जो आपके पेड़ दिखते हैं तो वो भी क्या चलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे लगता है कि बस या कार के साथ वो क्या है रेस लगा रहे हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। द पोएट प्रेजेंट्स अ बिग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज। तो यहाँ पर कावित्री क्या तुलना कर रही है अपनी माता जी और यंग ट्री के बीच क्या तुलना कर रही है कि जो इसके उनकी एक साइड बूढ़ी माता जी हैं, ओके, दूसरी साइड ये क्या है नौजवान पेड़ हैं जो क्या एकदम झूम रहे हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत हाई चांस है कि अभी आपका पूछा जाए कि एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हाई चांस रहने वाले कि एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, 26 में आपका आ सकता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। मतलब इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिए। तो वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून। कावित्री ने अपनी माता जी की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है, और अपनी माता जी को क्या है लेट विंटर मून कहा है, तो क्यों कहा है। इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम बैन एंड स्की।
ठंडियों में जो हम चांद में दिखता है वो क्या किस प्रकार से दिखता है, धुंधला सा दिखता है, एकदम कमजोर सा हमें क्या है प्रतीत होता है। द मदर आल्सो लुक लाइक डेड, और उसकी जो कवित्री की माता है वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है, तो वो भी क्या कमजोर सी प्रतीत होती है, वो मुरझाई हुए उनका चेहरा रहता है। विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज, और यहाँ विंटर का मतलब क्या है, विंटर का जो शब्द यूज किया गया है, विंटर का यहाँ मतलब लिया गया है ओल्ड एज से। ओके, कावित्री की जो माता जी की ओल्ड एज है उसका प्रतीत है। द मदर इज ओल्ड एंड वीक, जो माता जी है कावित्री की माता जी हैं वो क्या बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी हैं। यही कारण है कि कावित्री ने जो अपनी माता जी तुलना द लेट विंटर मून से की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल इज सिग्निफाई। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि इस कविता में जो भी क्या विदाई वाले शब्द आए हैं ओके उनको आपको बताना है। ओके, विदाई वाले क्षण है वो आपको बताना है। इसके साथ ही कवित्री लास्ट में क्या है मुस्कुराती हैं, अब मन ही मन क्या है उनके अंदर क्या है दुख भरा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुस्कुराती, तो इसका क्या मतलब है। तो द पोएट फील्स सैड टू थिंक दैट हर मदर माइट लीव हर फॉर एवर। जब कावित्री इस बात पर क्या विचार करती है कि उनकी माता जी अब उन्हें क्या है जल्दी छोड़कर चली जाएंगी इस दुनिया से, तो ये उनका विचार जब उनके मन में आता है तो वो क्या है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। नाउ सी डज नॉट कीप दिस थॉट अवे, सी रियलाइज्ड हर ड्यूटी टू मदर। तो वह इस जो विचार है इसको क्या है अपने मन में नहीं रखना चाहती हैं। ओके, और उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें महसूस होता है कि उनकी क्या है कुछ ड्यूटी है, कोई कर्तव्य है अपनी माता के प्रति। सी गिव्स अ मोरल सपोर्ट टू हर मदर, वह अपने क्या है माता जी को क्या है सपोर्ट करना चाहती है। सी डज नॉट वांट हर मदर लॉनली लीव, और वह अपनी माता जी को क्या है एकदम अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि अगर आपने भी क्या है ये कविता पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो कवित्री है वो क्या है कहीं जा रही हैं एयरपोर्ट के से ओके, और उनकी जो माता जी वो क्या है अकेली रह जाएंगी। लेकिन यहाँ कहती हैं कवित्री कि सी डज नॉट वांट, वही नहीं चाहती हैं कि अपनी माता जी को अकेला छोड़े, फिर भी क्या है वो चली जाती हैं। तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो 4 क्वेश्चन देखे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपके माई मदर 66 से, जिन्हें आपको तैयार करना है। अब पूछा जाता है कि लॉन्ग टाइम में कौन सा क्वेश्चन, तो आपका हाई चांस रहता है कि सेंट्रल आरडीए पूछा जाए। और माई मदर 66 का सेंट्रल आरडीए भी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था। ओके, और सेंट्रल आरडीए को आपको जरूर तैयार करके रखना चाहिए। ठीक है, टोटल आपकी हम बात करते हैं तो आपके 5 लेसन है, पोएट्री सेक्शन में 5 लेसन है, तो पाँचों के 5 लेसन के आपको क्या सेंट्रल आइडिया तैयार नहीं करना है। आगे की जो 3 आपकी पोयम है माई मदर 66 और कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ये जो 3 पोयम है आगे की उनके आपको क्या सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा, उनमें से जरूर कोई ना कोई आएगा। अब जैसे हम बात करें अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में कौन सा आ सकता है, तो माई मदर 66 अभी आपका मदर 66 जो हमारी पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया अभी आपका 2025 में आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि अब ये तो नहीं आएगा, लेकिन कौन कौन से आ सकता है 2026 की आपके एग्जाम में, कीपिंग क्वाइट और आपका अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इन 2 पोयम में से कोई भी उनका सेंट्रल आइडिया आ सकता है। तो दोनों को पहले सबसे पहले अच्छे से आपको है तैयार करके रखना है, बाकी मैं तो आपको सभी समझा दूंगा। तो सेंट्रल आइडिया याद करने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि कोई मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो आपको मैंने नहीं बताया और आपने तैयार भी नहीं किया है, और आपको पता कि यार ये क्वेश्चन है माई मदर 66 वाले चैप्टर से लिया गया है, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता है। ओके, तो आप क्या है इसको जो सेंट्रल आइडिया आपने पढ़ा है और इतने सारे जो 4-5 क्वेश्चन आपने तैयार किए उससे संबंधित, उनको आप निष्कर्ष निकाल कर एनालिसिस करके उनकी लाइनें आप फिट कर सकते हैं उसमें। ओके, सेंट्रल आइडिया आप उसमें लिख देते हैं तो भी आपको वहाँ नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि जब एग्जाम में आपको एक आध ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है जो आपसे नहीं बनना है, तो आपको क्या है छोड़कर नहीं आना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर 5 क्वेश्चन कहा जा रहा है तो 5 करिए, 3 क्वेश्चन कहा जा रहा है तो 3 करिए, लेकिन करके जरूर आना है। ओके, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। और नहीं बन रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि सेंट्रल आइडिया या उससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन आपको की आंसर याद हो उसे वो आपको लिख कर आ जाना है, सेट करके आ जाना है। इससे क्या होगा, मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल तरीके से आप छोड़ के आ जाते हैं तो तीनों नंबर आपके चले जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा बहुत भी लिखते हैं और टीचर को तो उससे संबंधित थोड़ा बहुत समझ में आता है तो जल्दबाजी में टीचर 1 या 2 नंबर दे भी सकता है आपको। ओके, तो इस प्रकार से भी नंबर मिल जाते हैं। तो आपको क्या जरूर कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन को आपको जरूर करना है एग्जाम में। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अभी ये शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट कवर हो जाते हैं। अब लॉन्ग टाइम में आपका क्या सेंट्रल आइडिया ही रहता है, तो मैं आपको अब समझा देता हूँ माई मदर 66 पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो देख लेते हैं माई मदर 66 पोएम का सेंट्रल आइडिया। द पोएम माई मदर 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ये जो पोएम लिखी गई है, कंपोज्ड यानी होता है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। तो आपको ये राइटर नेम जरूर आपको तैयार करके रखना है, यानी पोएट नेम आपको जरूर तैयार करके रखना है, क्योंकि जब आप स्टेक्ट लिखेंगे, स्टेक्ट आपसे आता है तो स्टेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जिस जो स्टेक्ट लिया गया है उसके राइटर कौन है, ओके, उसके पोएट कौन है, तो आपको जरूर तैयार कर रखिएगा हर अध्याय का। ओके, चाहे आपका पोर्स हो पोएट्री और विस्टास में। अब देख लेते सेंट्रल आइडिया।
दिस पोएम शोस द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएट्स बिकॉज हर मदर इज़ वेरी ओल्ड। इस हमें कविता में जो कावित्री के मन में जो अपनी माता को खोने का भय है, डर है, उसे हमें दिखाया जाता है। क्योंकि पोएट से लिखा है, पोएट यानी पोएट होता तो कवि, पोएट से लिखा है यानी कवित्री। ओके, क्यों ये कावित्री के मन में ये भय क्यों है अपनी माता को खोने का? क्योंकि उनकी जो माता जी के हैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। इट सिम्स दैट सी विल डाई सून। अब ऐसा प्रतीत होता कि अब यह जल्दी मृत्यु हो जाएगी। पोएट्स गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। जब ये कावित्री जब इस विचार को सोचती हैं तो एकदम क्या भयभीत हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। टू कम्स आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार। इस नकारात्मक विचार को क्या है अपने हटाने के लिए अपने माइंड से वो क्या है अपनी गाड़ी के बाहर झांकती हैं, देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय द यंग ट्रीज सिम्ड रनिंग फास्ट। तो जो बाहर देखती हैं इस अपनी कार से, तो जो बाहर की जो दुनिया है एकदम खुशियों से भरी हुई है। जो यंग ट्रीज हैं एकदम क्या है ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्या है दौड़ लगा रहे हैं कार के साथ साथ। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी एट द एयरपोर्ट दे हैड अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। जब वो क्या एयरपोर्ट में पहुंचती हैं और सिक्योरिटी चेक वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पहुंचती हैं तो एयरपोर्ट में देखती है कि जो वहाँ बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है खुश हैं, खुशी से खेल रहे हैं। द पोएट्स वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। और जो कावित्री हैं अपनी माता जी से क्या कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई हैं। सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एल पेल फेस ऑफ हर मदर। और उनके है बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती हैं जब अपनी माता जी के चेहरे को, अपने मुरझाए हुए चेहरे को देखती हैं। कावित्री अपनी माता जी के मुरझाए हुए चेहरे को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या दुखी होती हैं। सी बिकम्स वेरी सैड बट सी हाइड्स हर फीलिंग एंड सेड टू हर मदर सी यू सून अम्मा। तो जब अपनी माता जी को देखती हैं तो वो क्या है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, लेकिन वो उनकी जो भावनाएं हैं वो अपने जो उन्हें छुपाती हैं और अपनी खुशी थोड़ा सा अपनी माताजी से कहती है कि अम्मा हम जल्दी मिलेंगे, इस प्रकार से। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है माई मदर एट 66 का पोएम का सेंट्रल आर्टिकल। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है और जो शब्दों का प्रयोग किया गया है ओके वो ऐसे है कि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको सीधे याद करना है, शब्द यहाँ सिंपल ही दिए हुए हैं तो अच्छे से आपको तैयार करना है और एक बार लिख कर जरूर देख लीजिएगा। ओके, सेंट्रल आर्टिकल जरूर आपको तैयार करना है। फायदा से सबसे बड़ा यही रहेगा, कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है माई मदर एट 66 से संबंधित और आपसे बन नहीं रहा तो आप क्या है उसमें सेंट्रल आइडिया फिट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जो आपने याद किए उन्हें तैयार लिख सकते हैं तो इससे भी आपको यह नंबर मिल जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा लेसन सेकेंड कीपिंग क्वाइट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। लेसन सेकेंड हमारा कीपिंग क्वाइट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नहीं 24 में आया, फिर 25 में भी नहीं आया तो आपका 26 में आ सकता है, तो पढ़ के रखना है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ अगर हम क्या है 1 से 12 तक गिनते हैं तो उसमें जितना समय लगता है उतने समय अगर हम शांत हो जाते हैं तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा। तो काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। अगर हम 1 से क्या 12 तक गिनते हैं तो हमें क्या बहुत ही कम समय लगेगा। कीपिंग स्टिल फॉर दिस टाइम ब्रीफ्स इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इतने समय में अगर 1 से 12 तक गिन रहे हैं इतने समय क्या कम समय लगेगा हमें, लेकिन इतने समय भी हम क्या शांत रह जाते हैं, शांत हो जाते हैं तो हेल्प अस डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। इस समय में हम क्या है अब हमें अपने फ्यूचर में क्या करना, अपने भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, कौन से हमें क्या है कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में हमें क्या है नॉलेज हो जाता है। मतलब हम क्या है आगे की अपनी क्या है कार्यों की रणनीति बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अभी आगे और में हम समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल से दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है तो 26 में ये आपका आ सकता है, इसके भी हाई चांस है कि जो ये कविता है इसमें किस दुख की बात हो रही है वो आपको यहाँ बताना है। तो आंसर है इन अवर वेर्थलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सोच सकें हम क्या हैं। वी फील दैट वी आर रसिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। हमें यह महसूस होता है कि हम क्या है हम विनाश की ओर जा रहे हैं। दिस मेक्स अस सैड।
जब हमें यह महसूस होता है कि हम अपने विनाश की ओर जा रहे हैं, तो यह बात हमें क्या है दुखी कर देती है। बट वी डोंट स्टॉप एंड आवर सैडनेस इंक्रीज, लेकिन हम क्या रुकते नहीं हैं और क्या है जिससे हमारा क्या है ये दुख होता है वो क्या है बढ़ता ही जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। मतलब जो यहाँ जो कवि हैं वो हमसे शांत होने के लिए क्यों कहता है। तो टू मच रस एंड एक्टिविटी हैज़ ओनली ब्रॉट मिसफॉर्चुन्स टू मैनकाइंड। इस बहुत अधिक भागा दौड़ी वाली जिंदगी जीने से हमें क्या है केवल क्या है दुख प्राप्त होने वाले हैं। हैंस इट इज़ बेटर टू क्वाइट एंड स्टिल। तो इससे अच्छा है, जब हमें पता है इतना काम करने के बाद भागा दौड़ी बड़ी ज़िंदगी जीने के बाद भी हमें क्या है दुखों की प्राप्त होने वाली है, इससे अच्छा है कि हम शांत रहें। अब ये देखिए कविता वाले जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ओके पोयम वाले हैं ये सब। पोयम में आप जानते हैं कि छोटी सी लाइनों में बहुत गहरा अर्थ छुपा रहता है, तो इसलिए आपको क्या है डायरेक्ट एक लाइन है, जैसे मैंने जो इसकी लाइन लिखी है उसका मैं डायरेक्ट आपको अर्थ बता रहा हूँ, तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपने ये कीपिंग क्वाइट को अच्छे डिटेल से इस पोयम को पढ़ा है, समझा है, तो आपको क्या है सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी नहीं पढ़ा है तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, मैं इसमें कहीं क्योंकि जो लाइनें हैं इनमें गहरा अर्थ छुपा रहता है। अब यहाँ इसमें दोस्तों हम बात करते जैसे लिखा हुआ कि अगर इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में हम जीते रहते तो क्या दुख की प्राप्ति होने वाली है, इससे अच्छा कि हम शांत रहें। ऐसा मतलब ऐसा क्यों कहा गया है, कोई ऐसे कवि ने ऐसा क्यों कहा है। यहाँ मेन बात हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है जो काम उन्हें मिला है वो लगातार करते जाते हैं बिना सोचे समझे और उस काम को करते जाते हैं। ओके, जिससे उन्हें क्या है उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मान लीजिए देखा तक नहीं है कि मान लीजिए उनके पास केवल 1 हफ्ते बचे हुए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। ओके, और उन्हें भी ये पता नहीं है सिलेबस क्या है। ओके, वो बस डायरेक्ट क्या है पढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है ये भी नहीं देखा है, बस जो भी उनके हाथ में ग्रामर की कोई बुक उठा ली है वो पढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं है कि हमारे एमपी बोर्ड का सिलेबस क्या है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सीधे पढ़ते ही जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, पता कि हम मान लीजिए 200-300 क्वेश्चन उठा लिए, लेकिन पता कि पढ़ तो पाई नहीं, केवल 50-60 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, तो ये नहीं देखा कि इंपॉर्टेंट कौन है, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, वो सब ध्यान नहीं दिए, सीधे पढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब इस प्रकार से बिना रणनीति बनाए क्या है तैयारी करते जा रहे हैं। अंत में क्या है वो अपना सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और फिर क्या अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बताया जा रहा है कि मेहनत तो कर रहे हैं, तो भागा दौड़ी वाली जिंदगी जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या है अंत में उन्हें कुछ परिणाम नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए इससे अच्छा तो वो क्या है शांति बैठे। तो वही बताया जा रहा है, यानी जो भी हम कार्य करें तो तभी हम उसका परिणाम और वो तभी सफल होगा जब हम उसे क्या है सोच समझकर रणनीति बनाकर काम करते हैं। तो ये इतना उसमें गहरा डिटेल रहता है। ओके, अर्थ छुपा रहता है पोयम वाली लाइनों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट invoke to say that there can be life under apparent stillness। यहाँ कवि ने स्थिरता में भी जीवन है, स्थिरता में भी क्या है जीवन है, स्थिरता में भी क्या है जीवन है। प्रकृति के किस उदाहरण के माध्यम से कवि ने समझाया है कि स्थिरता में भी क्या है जीवन है। एम्पिरिज्म 23 में आ चुका है, तो ये भी फिर आया नहीं है अभी तक आप एग्जाम में, तो फिर आपका 26 में ये भी आपका आ सकता है, तैयार करके रखिएगा। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ फ्रॉम नेचर टू सी दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरिएंट स्टीनेस। तो यहाँ कवि ने क्या है जो प्रकृति से पृथ्वी का उदाहरण देकर समझाया है कि स्थिरता में भी क्या है जीवन है। यानी ही सी दैट द अर्थ सीम्स स्टिल वट इज एक्टिव एंड अलिव। मतलब जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो क्या एकदम शांत प्रतीत होती है, लेकिन इसमें क्या है जीवन एकदम बसा हुआ है। जैसे हम अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी की क्या एकदम गोला सा शांत गोला दिखेगा हमें, लेकिन अंदर देखिए कितनी चहल पहल रहती है पृथ्वी के अंदर। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। जो पृथ्वी है क्या है सभी के जीवन का क्या है सोर्स है। इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड। इन ठंडियों में क्या है जो पृथ्वी होती है एकदम क्या मरी सी प्रतीत होती है। बट इन स्प्रिंग इट बिकम्स अलिव अगेन। लेकिन जैसे ही बसंत आता है ये क्या एकदम खिल उठती है, इसमें जीवन जान सी आ जाती है। अ मैन शुड बी काम एंड क्वाइट एंड बी एक्टिव एंड डायनेमिक लाइक द अर्थ। मेन लाइन आपकी यही होने वाली, बाकी तो ये सब हवाबाजी है। जैसे ये सब कवि ने 3-4 लाइन में यहाँ बताया समझाया है, ये सब क्या है कल्पना की बात है। आप जानते हैं पोयम में क्या है कल्पना ही होती है, लेकिन मेन उसका क्या है उससे संबंध रियल लाइफ से क्या होता है, उसको अपने को उन बातों के माध्यम से कुछ ना कुछ शिक्षा दी जाती है। ओके, तो मैन उसका आंसर यही रहने वाला कि अपन को शिक्षा दी जा रही है कि आ मैन शुड बी काम एंड क्वाइट। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए एकदम क्या है शांत होना चाहिए, व्यक्ति को क्या है सहज और शांत होना चाहिए। ओके, एंड बी
एंड बी एक्टिव डायनेमिक लाइक द अर्थ, और हमें क्या है पृथ्वी की तरह लेकिन क्या है तेज होना चाहिए। किस बार से कि देखने में जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग आपको देखा होगा आपने एकदम देखने में क्या है एकदम सिंपल सादा से लगते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा खूबियाँ छुपी रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें टैलेंट छुपा रहता है। इसी बार से आपको बनना है कि एकदम क्या है देखने में आप लगें तो बहुत ज़्यादा शांत है और शरीफ आप लगें, लेकिन अपने काम जब आप करने में आए तो लोगों को एकदम चौंका दें। ओके, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर मैं क्या है पृथ्वी का एग्जाम्पल देकर बताया जा रहा है कि शांति में भी क्या है एकदम जीवन बसा हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे लेसन सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हो जाते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं कीपिंग क्वाइट। अब लॉन्ग में पूछे बात करें हम, ये तो आपके 4 क्वेश्चन बताएं, शॉर्ट टाइम में आएंगे। ओके, और जैसे ये वाला है तो ये आपका लॉन्ग टाइम में भी बन सकता है। ओके, ये लॉन्ग टाइम में आपका बन सकता है, इसलिए लॉन्ग टाइप का इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन हाई चांस है कि आपको क्या है कीपिंग क्वाइट पोएम का क्या सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जा सके। ओके, पूछा जाए आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में, बहुत हाई चांस है। तो अब हम देख लेते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया। ये दिया हुआ है दोस्तों आपकी कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया, और ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था। ओके, फिर आपकी 25 में आपका माई मदर 66 आया, तो 26 में आपका क्या कीपिंग क्वाइट आ सकता है। ओके, या फिर आ सकता है आ थिंक ऑफ ब्यूटी, तो दोनों का तैयार कर रही कोई ना कोई आपका आ सकता है। कीपिंग क्वाइट का भी आपको तैयार करना मेन जो हाई चांस है, और इसके साथ ही थिंक ऑफ ब्यूटी का, दोनों में आपको बता दूंगा। चलिए पहले इसे समझ लेते, इतना ही है आपका शॉर्ट में दिया हुआ है, सिंपल है, देख लेते हैं। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। जो कीपिंग क्वाइट वाली पोयम है किसके द्वारा लिखी गई है, या इसके पोएट कौन है, पेब्लो नेरुदा है। पेब्लो नेरुदा आस्क्ड ऑल द ह्यूमंस बीइंग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ व्हील एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। पेब्लो नेरुदा सभी मानव जाति से या सभी मानवों से कहती हैं कि जो हमारी ये सांसारिक क्रियाएं हैं उन्हें कुछ समय के लिए क्या है एकदम रोक दिया जाए, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, और हम क्या शांत होकर अपना इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। क्या बताया जा रहा है पहली लाइन में, पेब्लो नेरुदा सभी लोगों से कहती हैं, मानव जाति से कहती हैं कि जो सांसारिक गतिविधियां हैं, सांसारिक कार्य हैं, उन्हें एकदम छोड़ दिया जाए, और उसके छोड़ने के बाद कुछ समय रुका जाए, रुक कर शांत रहा जाए, और उस समय में अपना आत्मनिरीक्षण किया जाए। इट विल कीप्स अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ्स, और जिससे हमें क्या है हमें अपने बारे में क्या है जानने का मौका मिलेगा। वी आर इन अ ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमाइन इन हरी एंड रस। हम क्या है हमेशा क्या है परेशान रहते हैं क्योंकि हम क्या है इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी को जीते रहते हैं। लेट अस विथड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अंडर डिजास्ट्रस एक्शंस एंड रिमाइन क्वाइट। आगे कहती हैं कि लेट अस विथड्रॉ, मतलब आगे कहती हैं कि आओ चलो हम सभी लोग एक कदम उठाते हैं और क्या है शांत रहते हैं। इट विल ब्रिंग्स ऑल टुगेदर एंड फीलिंग टू अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट। आगे वो कहती हैं कि यदि हम क्या एक साथ आ जाते हैं और शांत रहते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमें क्या होगा, हमें अपने विकास के बारे में क्या है जानने को मिलेगा कि हमें अपने लाइफ में अपने फ्यूचर में क्या करना है और किस प्रकार से हम अपना क्या है डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये रहने वाला आपका कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया, जिसको सिंपल दिया हुआ है, 3-4 लाइन में दिया हुआ है। ओके, तो अच्छे से आपको उसे तैयार कर लीजिएगा और लिख कर आपको क्या है प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो आप और भी इसे डिटेल से बता सकते हैं, लेकिन एकदम मैंने शॉर्ट दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या है 2-3 लाइनें मुश्किल से याद होती हैं, और मैं अगर 10-10 लाइन का दे दूं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप अच्छे से तैयार कर सकते हो और भी अपनी लाइनें ऐड करके इसे और बड़ा लिख भी सकते हैं, लेकिन इतना लिखेंगे 3 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इतने तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है। अब आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा लेसन 3 है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट कवर कर लेती है। यहाँ से भी हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन में आपको शॉर्ट टाइप बताने वाला हूँ। लॉन्ग टाइम में हम देख लेंगे आपके सेंट्रल आइडिया समझ लेंगे अ थिंक ऑफ ब्यूटी का। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पिरिट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। एमपी एग्जाम 23 में आया, फिर 25 में आया है। तो क्या देखिए 23 वाले जितने भी आपने क्वेश्चन देखा भी आपने नोटिस किया हो, तो एमपी एग्जाम 23 में जितने भी क्वेश्चन आए वो बहुत अधिकतम क्वेश्चन एमपी एग्जाम 25 में रखे मिले हैं। ओके, तो आपको क्या करना है 2022 में और इसके बाद 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं आपके, ओके, उन्हें आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। बाकी मैं बताते जाऊँगा। जैसे अभी ये पहला वाला क्वेश्चन है, अभी आपका 25 में आ चुका है, तो अब कम चांस है इसके आने के कम चांस है, इसलिए आगे और क्वेश्चन लाइन में लगे हुए। जैसे आपका बेंचमार्क दूसरा यहाँ आपका आ सकता है, और फिर इसके बाद दोस्तों आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। ये 2 क्वेश्चन आपके आने के हाई चांस है, तो इन्हें आपको पढ़ लेना है। बाकी हमें समझ के सब रखना है। देख लेते हैं।
तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ह्यूमंस ब्रिंग्स लव लाइफ इन स्प्रिंग और ट्रबल्स एंड सफरिंग। जो हमारा जो जीवन है एकदम मुश्किलों, संघर्षों, कठिनाइयों से भरा हुआ है, फिर भी जो व्यक्ति है वो क्या है, अपने जीवन से प्रेम करता है। तो क्यों प्रेम करता है, तो देख लेते इसका आंसर। नो डाउट देयर आर सफरिंग एंड ट्रबल इन द लाइफ। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो हमारा जीवन है एकदम कठिनाइयों और मुश्किलों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में क्या है, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं, मुश्किल हैं। कोई व्यक्ति क्या है, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम शांति से जीवन जी रहा हो। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई है। जैसे आपके क्लास 12th में अभी आपको एग्जाम देना है, तो ये आपके लिए क्या एक बार की समस्या है, आपके लिए कठिनाई है। बट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग जॉय एंड पीस। लेकिन जो सुंदर वस्तुएं हैं, ओके, जो संसार की हमारी सुंदर वस्तुएं हैं, ये हमें क्या देती हैं, एकदम खुशी देती हैं और शांति देती हैं। दे रिमूव द ग्रूम यानी होता दुख। तो ये हमारी जो सुंदर वस्तुएं हैं, ये हमारे क्या दुखों को कम कर देती हैं, जिसके कारण क्या है, जो व्यक्ति है अपने जीवन से प्रेम करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में दिया हुआ है, 2 लाइन में दिया हुआ है और पूरा यहाँ आंसर कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वाइज ग्रेजुएटेड एसोसिएटेड विद द माइटी दैट। एम्प्यूरिज्म 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, तो आपके क्या 26 में भी आ सकता है, पढ़ के रखिएगा। द ग्रेजुएशन ऑफ, या इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ है कि हम मरने के बाद भी लोगों को क्या याद करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम मरने के बाद भी याद करते हैं। मैंने यहाँ बात हो रही है जैसे हमारे जो क्रांतिकारी हो जाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, आचार्य चंद्रशेखर, भगत सिंह है। ओके, तो ये लोगों क्या है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो इसका क्या रीज़न है। द ग्रेजुएटेड ऑफ द माइटी डेट लिव्स इन देयर नोबल्स डीप्स। उनके क्या है, उन्हें आज हम क्या है, उन्हें उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें हम याद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि महान कार्यों के कारण। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेंसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट। वो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इतने ज़्यादा महान कार्य कर दिए हैं, ओके, जिसके कारण हम उन्हें क्या है, आज भी याद करते हैं। सो बी द एसोसिएटेड ग्रेजुएटेड विद देम। तो मैन आपका आंसर यही रहने वाला है। तो यहाँ क्या है, महान जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवन में इतने ज़्यादा ही सुंदर और महान कार्य कर दिए हैं, ओके, मानव जाति के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य कर दिए हैं, जिससे आज क्या है, मानव जाति उन्हें आज भी याद करती है। तो ये हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। मतलब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, इसे समझाने के लिए लेखक ने क्या बात कही है। तो वो आपको केवल इसके लिए ये यहाँ लाइन उठाकर रख दी गई है, जो आपकी पोयम है उसकी पूरी एक लाइन उठाकर बता दी गई है। द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। मतलब जहाँ ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, इस बात को किस लाइन में एक बार से बताया जा रहा है, ये आपको समझ के रखना है। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इम्पोर्ट ड्रिंक्स, तो बताया जा रहा है एक झरना है जिससे क्या है, लगातार अमृत बह रहा है। प्यूरिंग अप टू द फ्रॉम हेवंस अ ड्रिंक, और स्वर्ग में ये क्या है, झरना लगा हुआ है। तो इस प्रकार से बातें बताई जा रही हैं। मैंने आपको यहाँ ये लाइन याद करके रखना है कि अगर आता है कि ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ के बारे में आपको डिस्क्राइब करिए, किस लाइन में डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये लाइन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके हाई चांस है आपके आने के एमपीबोर्ड एग्जाम 26 में। लिस्ट द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी वाली जो हमारी पोएम है, इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर वस्तुओं की जो बात हुई है, उनको आप बताइए कौन कौन सी सुंदर वस्तुओं की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर न्यूमेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट हेल्प अस टू फॉरगेट अवर सोर्स। तो इस कवि के अनुसार बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं हैं, जो हमारे क्या है, दुखों को दूर कर देती हैं। वो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं हैं। दीज आर सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज दैट प्रोवाइडेड सेड सिंपल सीप। तो कौन कौन सी वस्तुएं, वो सन हो गया है आपका, मतलब सूरज है, चांद है। इसके साथ ही ओके, जो आपके नए नए पेड़ हैं, पुराने पेड़ भी हैं, जो क्या है, जो भेड़ों को क्या है, छाया प्रदान करते हैं। इसके साथ ही डॉल्फिन्स हैं, क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स, और जो नदियों की क्या धाराएं हो जाती हैं। मंक्स रोजेस इन द फॉरेस्ट एंड लवली टेल्स ऑफ द माइटी मैन। इसके साथ ही जंगल है और महान लोगों की सुंदर कहानियां भी हैं। ये सभी हैं सुंदर वस्तुएं।
तो ये सभी आप क्या हैं, इस पोयम आ थिंक ऑफ ब्यूटी में जो सुंदर वस्तुएं की बात हो रही है, इन सभी सुंदर वस्तुओं की बात हो रही है, उनकी हमने क्या है लिस्ट बना दी गई। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आ थिंक ऑफ ब्यूटी से, और चारों क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तैयार कर लीजिएगा, 2-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम लॉन्ग में बात करते हैं, तो आप आ थिंक ऑफ ब्यूटी लेसन से आपका इसका सेंट्रल आइडिया आ सकता है। तो हम समझ लेते हैं आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम का सेंट्रल आइडिया। तो देख लेते हैं आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम का सेंट्रल आइडिया। तो द पोयम आ थिंक ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। जो ये आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम किसके द्वारा लिखी गई है, पोएट का नेम कौन क्या है, जॉन किट्स है। देख लेते हैं, जब भी आप लिखे सेंट्रल आइडिया तो ये सही तरीका कि आप पहले सबसे पहले क्या बता दें, उनका आप पोएट नेम बता दें। इसके बाद है इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। बताया जा रहा है इस कविता में कवि कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं ये हमें क्या है खुशी प्रदान करने का एक स्रोत है, खुशी देने की क्या है एक स्रोत है हमारे लिए। एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और जो हम सुंदरता है वो क्या है हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज़ों में क्या सुंदरता रहती है, और इसलिए हम कहीं चारों ओर कहीं भी देखें हर जगह में क्या सुंदरता दिखाई देती है, क्योंकि जो सुंदरता है वो हर जगह पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर, और जो वस्तुओं की सुंदरता है वो हमें हमेशा खुशी देती है, हमेशा खुशी देती है। बिकॉज ब्यूटी नेवर डाई, क्योंकि जो सुंदरता है वो कभी भी क्या है समाप्त नहीं होती है। विच इज इंटरनल, जो कि क्या एक बार से अटल सत्य है। विथ द पासिंग ऑफ टाइम आ थिंक ऑफ ब्यूटी बिकम्स खूब जॉयफुल, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वस्तुओं की सुंदरता क्या है और ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी, और जो भगवान की ये सुंदर कलाकृतियाँ हैं, सुंदर कलाकृतियाँ कौन कौन सी भगवान की, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, जो प्राकृतिक झरने हैं, पहाड़ है, और ये सब किसने बनाया, ये सब क्या है ये भगवान ने ही बनाया है। तो ये भगवान की जो क्या कलाकृति है, कलाकृति आप समझ गए, नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, ये सब क्या है ये भगवान की क्या कलाकृतियाँ हैं। ये सभी हमें क्या है एक ऊर्जा प्रदान करती हैं, खुशियाँ प्रदान करती हैं, एक हमें क्या है ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे हम क्या है अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं। तो ये हो जाता है आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम का सेंट्रल आइडिया। बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में दिया है मैंने, मुझे नहीं लगता कि इसे सिंपल आपको मिल सकता है। ओके, तो पूरा मैंने क्योंकि एनालिसिस करके तैयार किया है। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सबसे सिंपल आपको दिया हुआ है। आप देखेंगे कोई भी हम मीनिंग आपको क्या है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेगी, सिंपल मीनिंग दिया हुआ है और सिंपल बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो 1-2 बार अच्छे से आपको पढ़ना है, लिख कर 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से आप तैयार हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ अभी एमपी एग्जाम 26 में बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपका थिंक ऑफ ब्यूटी या फिर आपका कीपिंग क्वाइट, इन 2 पोयम में से किसी न किसी का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ लिया जाए। तो तैयार करके आपको अच्छे से रखना है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट लेसन है दोस्तों हमारा लेसन 4 आ रोड साइड स्टैंड। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ से ओनली आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश। कवि ने कार को स्वार्थी क्यों कहा है। अब देखिए जो कार है, कार स्वार्थी कभी नहीं हो सकती। कार में जो बैठा व्यक्ति है, उसका कार का मालिक है, वो क्या है स्वार्थी होगा। यानी कवि ने कार में के मालिक को क्या स्वार्थी क्यों कहा है। तो यार द कार मीन्स द कार ओनर, यहाँ जो कार्स का यूज कहा जा रहा है, कार का मतलब है कार के मालिक से। द पोएट कॉल्स द कार ओनर सेल्फिश बिकॉज दे थिंक ओनली देम सेल्फ, देयर जर्नी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ कवि ने कार के मालिक को क्या है स्वार्थी कहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं, अपने रुचि के बारे में सोचते हैं। उन्हें क्या दूसरों की रुचि और दूसरों के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम ये आपका 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके हाई चांस है, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाए। कि ऐसा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तीन ही यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला जो मैं आपके आगे बताने वाला हूँ, तो ये अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। जब मैं एमपी बोर्ड एग्जाम 25 की तैयारी करा रहा तब मैंने बताया था कि बहुत हाई चांस है कि ये पहला और तीसरे में से दोनों में से एक नए क्वेश्चन आपको 100% आ जाएगा। आप ओल्ड वीडियो जाकर देख भी सकते हैं, मैंने बताया। तो उसमें आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है।
ओके, तो अब हाई चांस है कि आपका क्या है पहले और दूसरे में क्वेश्चन में कोई आ जाए, जिसमें हाई चांस मैं बता रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन के, तो उसे आपको अच्छे तैयार करके रखिएगा। बाकी 3 क्वेश्चन है तो पढ़ लीजिएगा तीनों को ही। तो हम समझ लेते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द चाइल्डनेस लॉगिंग दैट पोएट रिफर्स व्हाई इट इज़ बैन। तो इस कविता में कवि ने किसे बचकानी लालसा कहा है, किसको क्या बचकानी लालसा कहा है, और यह व्यर्थ है तो क्यों व्यर्थ है। तो देख लेते हैं। एम्बुडिज्म 22 और 24 में आ चुका है, 26 में आने के चांस हैं। तो द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड्स सफ़र फ्रॉम द चाइल्डलेस लॉगिंग। कवि के अनुसार या कवि सोचता है कि जो व्यक्ति रोड के किनारे क्या है दौड़ लगा रहा है अपनी सामान को बेचने के लिए, उनकी लालसा को क्या है कवि ने बचकानी लालसा कहा है। दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड कस्टमर्स, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी जो दुकान लगी है सड़क के किनारे, वो चाहते कि हमेशा सोचते हैं वो कि मेरी दुकान में कोई ना कोई कस्टमर आ जाए। दे बिकम सैड व्हेन नो वन टर्न अप, लेकिन वो क्या है दुखी हो जाते हैं जब उनकी दुकान में कोई नहीं आता है, कोई उनकी दुकान में नहीं रुकता है। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हर द स्क्वायर ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। वो हमेशा इंतजार करते हैं कि क्या है कार के रुकने की आवाज़ आए, ओके, कार में ब्रेक लगने की आवाज़ आए, ओके, और कार के रुकने का जो साउंड होता है वो उनको सुनने के एक बार से क्या इच्छुक रहते हैं और उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर क्या है कार जा रही है और कार यहाँ रुकती है तो मेरी दुकान से कुछ ना कुछ सामान लेंगे। बट ऑल देयर इफर्ट्स गो इज बैन, लेकिन उनके सभी प्रयास क्या व्यर्थ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार तो वहाँ आती है, उनकी कार तो वहाँ आती है लेकिन रुकती है, लेकिन क्या पता उस अपने जो कार को क्या हवा भरवाने के लिए वहाँ रोकते हैं, ओके, लेकिन उनकी दुकान से कुछ ना कुछ सामान नहीं लेते। कार आती है, ओके, वो इंतजार करते हैं कार जैसे आ जाए, जैसे तैसे कार आ भी जाती तो रुक जाए तो रुक भी जाती है, लेकिन उनके कार के जो मालिक होते हैं वो वहाँ से सामान कुछ नहीं खरीदते हैं, जबकि अपने हिसाब से वो क्या है जैसे मान लीजिए कार में हवा भरवानी हो तो उसके लिए वो क्या रुक जाते हैं इस प्रकार से, ओके। इसलिए है क्या है, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ कवि ने क्या कहा है, कार के मालिक को स्वार्थी कहा है, क्योंकि वो देखते नहीं अगल बगल की उनके इंतजार में कोई बैठा हुआ है, वो चाहते हैं कि हमसे कुछ सामान खरीदें, लेकिन उन्हें कार के मालिक को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या है कार के मालिक को स्वार्थी कहा है। इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसके माध्यम से इसको आपने अभी समझा होगा, ओके। तो ये हाई चांस है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट तीसरा भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी आपके एग्जाम में आया था कि व्हाट वाज द अपील ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप ऑन द रोड साइड स्टैंड। जो रोड के किनारे जो व्यक्ति दुकान लगाए हुए हैं उनकी क्या अपील है, क्योंकि वो लोग क्या निवेदन करते हैं। द रूरल फॉल्स बिल्डेड फेथफुली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप एंड बाय सम देयर गुड्स। तो जो सड़क के किनारे जो व्यक्ति के दुकान लगाए हुए हैं वो एकदम विनम्र से निवेदन करते हैं कि कोई व्यक्ति उनकी दुकान, कोई भी जो ग्राहक है वो उनकी दुकान में रुके और उनसे कुछ क्या है सामान खरीदे। City falls used to pass by on the road and hence the ruler folk set up the roadside stand to attract their attention and sell their goods। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ की सड़क है यहाँ से शहर के लोग गुजरते हैं जिससे यहाँ के जो वहाँ के स्थानीय निवासी है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रोड के किनारे क्या है अपनी दुकान लगा ली है अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, और वो सोचते हैं कि जो शहर के लिए जो लोग जा रहे हैं वो उनकी दुकान से कुछ सामान ले जाएं, ओके, और वो चाहते हैं कि लोग उनकी दुकान में आए उनसे कुछ सामान ले जाएं। ये इनकी क्या अपील है लोगों से। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रोड साइड स्टैंड वाली पोएम से, जो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं, जिसमें हाई चांस है आपके इन दो के, तो पढ़ के आपको रखिएगा। अब हमारा केवल लास्ट लेसन रह जाता है लेसन 5 आंट जेनिफर्स टाइगर। उससे भी आपके 3 ही क्वेश्चन है, तो वो भी आपको मैं कवर करा दे रहा हूँ। तो लेसन 5 है दोस्तों हमारा आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए। पहला क्वेश्चन है ऑफ वाट ऑफ द होम इज आंट जेनिफर्स टेरिफाइड विथ, यानी आंट जेनिफर्स हैं वो सबसे ज़्यादा किससे भयभीत थी, ओके। तो आंट जेनिफर्स इज प्रोबली टेरिफाइड ऑफ द ओप्रिसिएशंस ऑफ हर चुनिस्टिक हस्बैंड, यानी उनका जो राष्ट्रवादी पति था। यहाँ सीधे आप डायरेक्ट याद रख रखिए कि जो उनका पति था उससे वो क्या है बहुत ज़्यादा भयभीत रहा करती थी, उससे डरा करती थी। सी लिव्स हर लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लेडी, जो एक विवाहित महिला की जो
जिम्मेदारियां होती हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों से, उन जिम्मेदारियों से वो अपने आप को क्या है दबा दबा महसूस करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लूटिंग। फ्लूटिंग का यहाँ मतलब है कि हाथ कप कपाने से है। ओके, तो उनके हाथ कपका रहे थे, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला। आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लूटिंग्स बिकॉज सी इज नर्वस एंड टेरिफाइटेड। तो आंट जेनिफर्स के जो उंगलियां एकदम वो कपकपा रही थी। क्यों कपकपा रही थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और भयभीत थी। एज अ रिजल्ट ऑफ हर फ्लूटिंग फिंगर्स, जिसके कारण वो भयभीत थी, जिसके कारण क्या उनके हाथ कपकपा रहे थे। आंट जेनिफर्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल इवन इन आईवो नीडल। इसका परिणाम क्या निकला? उनके हाथ कपकपा रहे थे, इसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम ये निकला कि वो एक डायग्राम बना रही, हाथी का डायग्राम बना रही थी, तो उनकी जो आउटलाइन करनी थी उन्हें उसके हाथी के दांतों में, वो तक वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपका जो कि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था और अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ चुका है, तो कम चांस है। तो ओके, लेकिन आपके कौन से आ सकते हैं, तो पहले दूसरे में से यहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ये हम इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द सजेस्ट वाई द इमेज मासिंग वेट ऑफ अंकल्स बेंडिंग बैंड। तो यहाँ मतलब हुआ मासिंग वेट ऑफ अंकल्स बेंडिंग बैंड। बेंडिंग बैंड का यहाँ मतलब है कि जो शादी में उंगली जो अंगूठी पहनाई जाती है, उससे मतलब है। तो अंगूठी उन्हें क्या है एकदम भारी सी प्रतीत हो रही, तो इसका यहाँ क्या मतलब है तो देख लेते हैं। इन द पोयम बेंडिंग बैंड रिफर्स टू बेंडिंग रिंग वॉर्न बाय आंट जेनिफर्स। यानी यहाँ जो बैंड शब्द का प्रयोग किया गया है, बैंड का मतलब है बेंडिंग रिंग से। ओके, मतलब शादी की जो अंगूठी से यहाँ तात्पर्य है बेंडिंग बैंड का। मासिंग वेट ऑफ अंकल्स बेंडिंग बैंड सजेस्ट दैट सी वाज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें अब उनको क्या है उनके पति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी जब पहले से शादी नहीं हुई थी उनकी, तो वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीती थी, जहाँ भी जाना हो अपने इच्छा अनुसार जा सकती थी, अपना काम कर सकती थी। लेकिन अब शादी के बाद उन्हें अपने पति कहे अनुसार क्या काम करना पड़ता है। सी वॉज ओवरबर्डेनेटेड विद द हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर हर मैरिज। उन्हें शादी के बाद जो वैवाहिक महिला की जो कर्तव्य होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें क्या है निभाना पड़ रहा था। और इन जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के कारण उस वैवाहिक महिला की जो जिम्मेदारी कर्तव्य होती हैं, इसके कारण वो क्या अपने आप को दबा दबा महसूस करती थी और अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करती थी और असहज महसूस करती थी। तो वो बातें बताई जा रही। तो ये देखिए क्वेश्चन अभी आपका एमपी 23 में आ चुका, 25 में आ चुका, तो कम चांस है, इसलिए पहले और दूसरे क्वेश्चन को और आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी बुक खोलकर एक बार अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा। इनके अलावा एक दो क्वेश्चन और भी अगर आपको कोई मिल रहा है तो उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो फिर आपको क्या है फिक्स हो जाएगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके एकदम फिक्स हो ही जाएंगे। और पोएट्री सेक्शन के फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन से आपका क्या है कंप्लीट स्कोर करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे फ्लेमिंगो पोएट्री में आपके टोटल 5 लेसन थे। 5 लेसन के हमने क्या है इस वीडियो में एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए हैं 20 से 25 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कवर कराए हैं, वो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बैच ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।